हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो गया आशा है, और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने प्यारे प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग सेल स्टार्ट कर चुके थे और उसके 2 लेक्चर हम लोग ले चुके थे। पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस, और सेकेंड में प्रोकैरियोट्स के हम डीप में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने उसके टाइप्स में 3 टाइप्स पढ़े थे और 3 ऑर्गेनल्स भी पढ़ लिए थे। कौन कौन से? सेल वॉल पढ़ लिया था, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था और साइटोप्लाज्म पढ़ लिया था। तो स्वागत है आप सबका अपने प्यारे चैनल पर, और आशा है कि आप सब रिवाइज करके आए होंगे और जो चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होगी। और अगर वो चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो आई होप आज की क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंककि आज हम बैक्टीरिया की दुनिया में या प्रोकैरियोट्स की दुनिया में और गहराई से जाने वाले हैं और उनके जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कौन क्या उनके फंक्शंस क्या हैं, क्या उनका शेप और साइज होता है, कैसे पाया जाता है और कैसे फंक्शन करते हैं। तो शुरू करते हैं, आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने लास्ट क्लास ख़त्म की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए, हमने क्या पढ़ लिया था इसमें। ये पढ़ लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी पढ़ लिया था, और साइटोसोल या इसको एक कलर चेंज कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये हो गया एक, हमारा ये हो गया था, और ये 3 हमने पढ़ लिया था। आज इसके आगे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्या है? न्यूक्लियाइड। क्योंकि जब हमने डिफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर क्या नहीं होता था, न्यूक्लियस नहीं होता था। प्रोकैरियोट्स की जो डिफिनेशन ही कहती थी कि न्यूक्लियस के पहले का तो न्यूक्लियस नहीं होता है, जो होता है तो वो जो होता है वो ऐसे ही खुला होता है, मतलब उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं होता। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस मेनली हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं सेल की, या हमारी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उनको कैरी करता है, लाइक डीएनए, जिस हम लोग सुनते हैं कि डीएनए, तो डीएनए को कैरी करता है। अब ये उसमें क्या होता है कि कवर नहीं होता था, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में खुला पड़ा रहता है। तो यहाँ उसको न्यूक्लियस न बोल के उसको न्यूक्लियाइड बोला जाता है। जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियाइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है? आपने देखा ना, ये दिख रहा है, ये ऐसे देखो खुला पड़ा हुआ है ब्लू कलर का, ये ऐसे ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियाइड है। ऐसे खुला पड़ा हुआ है, ऐसे घूमता रहता है, और डीएनए इसमें ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि मेम्ब्रेन कवर्ड डीएनए नहीं होता। ये हम डिफिनेशन से ही थे, क्योंकि पूरी प्रोकैरियोट्स की डिफिनेशन का आधार ही ये न्यूक्लियस ही होता है। तो वही चीज़, आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में कैसे स्वतंत्र रूप में रहते हैं, मतलब ऐसे खुले पड़े रहते हैं, कोई कवर नहीं है। और हमने एग्जाम्पल से समझा ही था वो झोपड़ी वाला, आपको याद ही होगा कि इसमें कुछ कवर्ड होता ही नहीं, सब कुछ खुले में पड़ा रहता है। इस घर में भी जो होते हैं, इसी में किचन वगैरह सब कुछ जो भी है वो एक ही रूम में होता है और सब कुछ खुले ऐसे पड़ा रहता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, यानी कि जो डीएनए होता है वो एकल वृत्ताकार गुणसूत्र होता है। जो डीएनए से, यानी कि डीएनए जो होता है वो खुला पड़ा रहता है, और क्या था, सिंगल डीएनए होता है, और वो सर्कुलर ऐसे ही उसमें पड़ा रहता है। इसलिए खुला पड़ा रहता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? नग्न या नेक्ड डीएनए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेक्ड डीएनए कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जब कोई भी सेल एक नई सेल से, क्योंकि सेल थ्योरी में क्या पढ़ाया था कि एक सेल जो होती है वो नई जो पुरानी सेल से ही बनती है ना, नई सेल। आपको याद है ना, रिकॉल कर पा रहे हैं ना रुडोल्फ विर्चो वाली जो थर्ड थ्योरी में थर्ड पॉइंट जोड़ा था उन्होंने, कि जो पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है। तो जब नई सेल बनती है तो बेसिकली सबसे जरूरी जो चीज़ होती है वो न्यूक्लियस का ही, या न्यूक्लियाइड या डीएनए का ही रिप्लिकेशन होता है। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वो जब तक वो ट्रांसफर नहीं होगा तब तक सेम नई चीज़ें नहीं बन सकती। इसलिए यही जो आपका जो डीएनए होता है, यही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और नई सेल बन जाती है। तो इसका काम क्या है? सेल के रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। सेल, नई सेल बनाने में न्यूक्लियस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब आते हैं अगले पॉइंट्स पर। अब अज्यूम करो कि आप किताबें तो पढ़ते हैं, अगर आप किताबों से आगे चाहते हैं कि हम कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लें, आप सबसे अलग दिखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं। तो वही सेम यहाँ पर भी, ये जो आपका ये है, ये प्लाज्मिड, बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए ये जरूरी तो नहीं है, उसके लिए फंडामेंटल कह लो या बेसिक नीड नहीं है,
लेकिन ये उसको अन्य बैक्टीरिया से हेल्प करता है। जिनके पास ये प्लाज्मिन पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता, जिनके पास ये होता है, ये क्या करता है, उसको स्ट्रांग बना देता है, वो उनको एक्सट्रीम कंडीशंस में लड़ने के लिए हेल्प करता है। तो उनको क्या करता है, ये स्ट्रांग बनाता है। और जब, ठीक है, अब देखो क्या होते हैं, छोटे वृत्ताकार अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए अणु होते हैं। कौन, ये आपके प्लाज्मिड्स। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि अब ये इनके कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके जो प्लाज्मिड होता है उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। मतलब वो जब आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा, लेकिन उस बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आओ कोई फर्क नहीं है, वो अपना हंस के बैठा हुआ है ना। तो वो क्या कह रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं, आओ कोई भी दवाई खाओ। इसलिए देखोगे आपने जो टीबी की दवाइयाँ होती तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, एक 6-7-8 महीने तक एक कोर्स चलता है, तब जाके वो चीज़ें ठीक होती है। नॉर्मल एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनका जो प्लाज्मिड होता है वो थोड़ा सा अलग लेवल का होता है, स्ट्रांग होता है। इसलिए आपको भी यही चीज़ है कि जब भी आपको भीड़ से अलग रहना है, पढ़ाई कुछ लोगों से अलग दिखना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको भी ऐसे ही बुक्स के साथ साथ एक थोड़ा सा अलग पढ़ना। जैसा कि हम लोग ये क्लास जो कर रहे हैं ना, ये आपको दिख रहा होगा कि हम लोग ये बुक से थोड़ा सा ऊपर लेवल पे चल रहे हैं। ये जब नॉलेज आप लेके कैरी करेंगे तो आप सबसे अलग हो जाएंगे। तो सेम प्लाज्मिड से आपको यही सीखना होता है कि हमारी लाइफ में ये एक सीख दे के जाता है। क्या सीख दे के जाता है कि हमें सबसे हट के कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज सीखनी चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहिए, जो आपको स्पेशल बनाती हैं। तो जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो एंटीबायोटिक प्रतिरोधक, उनके पास रेजिस्टेंस पाए जाते हैं और वो उनको एक्सट्रीम कंडीशंस में हेल्प करने में, मतलब रहने में हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनके पास ऐसे पदार्थ हैं जो डीएनए वगैरह जो उनके अंदर पाया जा रहा है वो अलग टाइप का होता है, ठीक है। और इनका एक और काम है कि बैक्टीरिया के बीच आराम से ये क्या करते हैं, इस कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के जब दूसरा टच होता है, संपर्क में आता है, तो ये उसको क्या करता है, तुरंत इसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर भी कर देता है। तो ये क्या है, ये फॉरवर्डिंग कर रहा है। जैसे आप मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं व्हाट्सएप पर, वैसे ही जैसे ही दूसरे को जो भी इसके कनेक्शन होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है, उसको ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, जिससे सारी चीज़ें उधर चली जाती हैं एक बैक्टीरिया की दूसरी, और फिर वो सेम फंक्शन करने लगता है। इसी तरह से जो डिजीज़ है वो बढ़ती जैसे टीबी जो है वो ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। तो अगर उसका इलाज समय से नहीं होता है तो वो बहुत क्या होती है, जानलेवा बीमारी बन जाती है। अब आते हैं राइबोसोम्स पर। आप तो जानते हैं हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन की बनी हुई है। तो प्रोटीन की बनी हुई है तो ये प्रोटीन बॉडी के अंदर बनाता कौन है? तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। जब हम कुछ भी खाते हैं उस जो सेल तक जाता है, फिर रेस्पिरेशन होता है और उससे जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और जो आप भी खाते हैं सारी चीज़ें, वो वहाँ से उनको रेस्पिरेशन के बाद में वो उनसे क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसके पास इसको एक निक नेम कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसको। किसको? राइबोसोम्स को। तो आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखो 50s और 70s प्रकार के यूकैरियोट्स और 80s राइबोसोम्स से छोटे। दो टाइप के हमने पढ़ा था राइबोसोम्स, कल बताया था कि दो टाइप के होते हैं। तो जो 70s प्रकार के होते हैं वो थोड़ा साइज में छोटे होते हैं, एस फॉर साइज, और जो 80s होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप के पाए जाएंगे। साइज का मैटर करता है कि कितने टाइप के, क्योंकि वहाँ वो डेवलप्ड सेल है तो वहाँ उनको ज़्यादा प्रोटीन बनाने की जरूरत है, यहाँ उतनी जरूरत नहीं, इसलिए 70 टाइप के पाए जाएंगे। तो ये हो गया 50 और 30 को मिलके बनते हैं तो 50, 30 और 20 उसमें मर्ज हो जाते हैं। जब अभी थोड़ा सा और डीप में जब यूकैरियोट्स पढ़ेंगे ना उसमें तब आपको अच्छे समझाएंगे कि कैसे ये चीज़ें बनती हैं। फिर इनका काम क्या है कि बताया कि प्रोटीन बनाते हैं हमारी बॉडी के लिए। कहाँ पाए जाएंगे? सब कुछ साइटोप्लाज्म में सब कुछ तैरता रहता है। प्रोकैरियोट्स में कहाँ पाए जाएंगे? सब कुछ फ्रीली ऐसे ही घूमता रहता है, तैरता रहता है। वहीं ये भी पाए जाएंगे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में। इमेज के रूप में आपको अगर देखें तो आपको दिखाएं, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं देखता हूँ। देखो ये देखो, ये देखो, ये हो गए, ये हो गए, ये सब क्या हैं? ये आपके राइबोसोम्स हैं जो ऐसे ही आपके इसमें तैरते रहते हैं। ठीक है, समझ में आई चीज़ें? तो ये हो गया। काम क्या है आपका राइबोसोम्स का? राइबोसोम्स का क्या काम है? राइबोसोम्स का काम है क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन
देते हैं, तो आप जब जितना प्रोटीन या खाना एनर्जी खाते हैं तो फाइनली ये ही प्रोटीन बना के हमारी बॉडी को देता है। यानी कि जो जिम कर रहे हैं या जो भी बॉडी बनाते हैं तो उनको अपने राइबोसोम्स ही उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आते हैं किसको, फ्लैजिला। अब सारे एनिमल्स जितने भी लिविंग बींग हैं उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो मूवमेंट करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास पैर हैं या हमारे पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार है, सब कुछ, हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन इनके पास क्या है, ये तो इतने छोटे हैं कि ये तो दिखते भी नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं, इनका मूवमेंट कैसे होता है। तो इनके मूवमेंट के लिए ही इनके बॉडी पर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये पूंछ जैसे या चाबुक जैसे बोले तो ये स्ट्रक्चर जो है ये इनको फ्लैजिलास कहा जाता है। फ्लैजिला क्या होते हैं, ये इनके मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं और ये मोमेंटम अंग होते हैं, इनको एक जगह से दूसरे जगह पे रिप्लेसमेंट में हेल्प करते हैं। तो क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। गति के लिए लंबी चाबुक जैसी संरचनाएं, आपने देखा होगा पीछे में कि चाबुक जैसी संरचनाएं प्रोपेलर की तरह घूमते हैं, यूकैरियोटिक फ्लैजिला की तरह चाबुक जैसी नहीं मारती। इसका मतलब क्या, प्रोपेलर का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे घूमना, ऐसे, और जो चाबुक मारना मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट के लिए ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा मछली जब तैरती है तो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में प्रोपेलर की तरह घूमते हैं और यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होते हैं वो चाबुक जैसे चलते रहते हैं, चाबुक जैसे घूमते रहते हैं, जैसे आप किसी को चाबुक मारते हैं। व्यवस्था इनकी अलग अलग हो सकती है, मतलब कभी एक साथ एक जगह पे कई हो सकते हैं, कहीं सिंगल हो सकता है, झुंड में हो सकते हैं, ग्रुप में कैसे भी हो सकते हैं, कहीं किसी में एक होता है, किसी में एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो व्यवस्था इनकी भिन्न होती है। मोनोट्राइकस मतलब जिनमें एक होता है, लोफोट्राइकस मतलब गुच्छे में होते हैं, एम्फीट्राइकस मतलब दोनों सिरों पर, दोनों साइड में। क्योंकि अभी आपकी इमेज में देखो कि एक साइड पे आपको थे, इस वाले में देखो इस साइड नहीं है, उसी साइड है। ठीक है, तो और फिर हो गए पेरिट्राइकस मतलब चारों, बिल्कुल पूरे, जैसे पूरे चारों तरफ बड़े बड़े संरचना पूरे बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये उनके मतलब उसकी व्यवस्था के आधार पर उनके नाम है, उनको अलग अलग कहेंगे। मोनोट्राइकस एक वाले को कहा जाएगा, लेफोट्राइकस गुच्छे में होंगी तो कहा जाएगा, एम्फीट्राइकस दोनों साइड में होंगे तो कहा जाएगा उनको, और पेरिट्राइकस मतलब जिसके चारों तरफ, मतलब सब सारे फ्लैजिला बहुत सारे ढेर सारे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई। फ्लैजिला उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है, क्योंकि मूवमेंट अगर जीवन है तो चलते रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमेशा मूवमेंट करते रहने का मतलब, हमें भी अगर हम सीखें तो क्या इससे सीखते हैं, हम सीखते हैं कि हमेशा अपने लाइफ में थोड़ा 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 मूवमेंट करता रहना चाहिए। फ्लैजिला हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं और बैक्टीरिया को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमें बनाने के लिए क्या जरूरी है, मोमेंटम बहुत जरूरी है। अब आते हैं अगले पार्ट पर। अगला क्या है, पिली या फैम्ब्रिए। पिलीज क्या होते हैं और देखते हैं पहले। आपको ये जैसे ये सब दिखाई दे रहे होंगे, देखो ये है ना, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर। बेसिकली यही क्या है, यही पिलीज हैं। क्या है, पिलीज हैं। ठीक है, अब पिलीज क्या है, आइए आप देखते हैं आगे। तो पिलीज जो हैं वो क्या है, पिलीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इनका फंक्शन क्या है, अब देखो पिलीज और फैम्ब्रिए में डिफरेंस यही है कि जो पिलीज होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं साइज में। क्या होते हैं, वो साइज में थोड़ा बड़े होते हैं और ये साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, ये बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं। कोशिका सतह पर छोटे बाल जैसे प्रक्षेपण, बाल जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर था। पीली वही लिखा, लंबे कम संख्या में कम होते हैं। संयुग्मन अनुवांशिक स्थानांतरण मतलब कंजुगेशन जेनेटिक ट्रांसफर। कंजुगेशन मतलब होता है कि जब चीज़ें जुड़ के किसी चीज़ के साथ, कोई चीज़ ज्वाइंट होके करती हैं, जब ट्रांसफर होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको ये बोला जाता है। फैम्ब्रिए जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं। सतहों पे चिपकने के लिए इनका काम क्या है कि इनका फंक्शन क्या होगा कि एक सतह से जब ये किसी से चिप जाते हैं, टच होते हैं, तो यही जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उनके साथ ये चिपक जाते हैं और ये वहीं पे बैक्टीरिया रुक जाता है या किसी चीज़ में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आप किसी भी सरफेस को छुएंगे तो वो बैक्टीरिया वहाँ पे होगा तो आपके बॉडी से वो चिपक जाएगा और वो यही हेल्प करने वाले होते हैं। तो समझ में आया पिली और फैम्ब्रिए क्या है। और अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो इस इमेज में पहली वाली में देखते हैं। ये यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि छोटे बड़े, तो ये जो बड़े वाले हैं ये पिलीज हैं और ये छोटे छोटे वाले क्या हैं, ये तुम्हारे फैम्ब्रिएज हैं। ठीक है, आई समझ में चीज़ें, आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट उस पर, अब आगे वाले चीज़ें देख लेते हैं। अब देखो
ये जो सेल है इसके सबसे जो बाहर वाला ये वाला एरिया है, ये वाला है ना जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये जिस पे ये पिलीज और ये फैम्ब्रिया हैं, ये बाहर वाले कवर को क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सूल। क्योंकि कैप्सूल ही उसको शेप देता है, किस शेप की सेल होगी, सेल का शेप यही डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब कैप्सूल का काम क्या है? कैप्सूल पहला काम तो उसने शेप दे दिया, दूसरा ये चीज़ है कि ये उसको रिजिडिटी देता है। रिजिडिटी मीन्स मजबूती देता है कि कितनी, जितना कैप्सूल मजबूत होगा बैक्टीरिया उतना ही मजबूत होगा। तो जो कैप्सूल की मजबूती पे ही डिपेंड करता है कि वो कितना, सेल कितना मजबूत होने वाली है। तो जैसे आप एग्जांपल करें कि आपने एग देखा होगा और एग, आप एग को छोड़ते हैं वो टूट जाता है, उसके ऊपर आप कवर देखते हैं तो आप प्रेज्यूम करो कि वो सेल वॉल है, जो उसको कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो कवरिंग जो आप फेंक देते हैं जब एग छीलते हैं या बॉईल करते हैं, उसके ऊपर वो जो कवर होता है तो क्या हुआ, वो टूट जाता है, यानी कमजोर है। अब वही आप एक नट लेते हैं या अखरोट लेते हैं तो उसको आप देखते हैं, आप किसी को मार दें तो वो नहीं टूटता है, तो क्या हुआ, उसके ऊपर जो कवरिंग है, जो बाहर वाला कवर है, वो क्या है, वो आप समझ लो ऐसे ही वो क्या होता है, कैप्सूल होता है। इतना, ये तो हमारे ये क्या है, ये यूकेरियोटिक सेल्स हैं, लेकिन वो वहाँ वैसे ही होता है क्योंकि उनको हम रियल लाइफ में नहीं देखते, तो हमको यहाँ से उनकी रिलेट करना होगा। ठीक है, तो अब आगे कैप्सूल। कैप्सूल सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है, सेल वॉल के भी बाहर पाया जाता है, बिल्कुल बाहर पाया जाता है। कोशिका भित्ति के बाहर मोटी चिपचिपी परत है, चिपचिपी परत है, मतलब किसी चीज़ में क्योंकि बाहर है तो वो चिपकने में हेल्प जरूर करने वाली है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड से बनी हुई है, तो सेकेराइड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो पॉली का मतलब बहुत सारे, कई सारे यानी कि कार्बोहाइड्रेट से, मेनली आप समझ लो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। कार्य क्या है इसके फंक्शंस? सूखने से सुरक्षा देती है क्योंकि हार्ड है तो अंदर जो साइटोप्लाज्म तैर रहा है उसको, अगर वो ये नहीं होगा तो चीज़ें, वाटर वेपराइजेशन जो होगा वो चीज़ें तेजी स्पीड बढ़ जाएगी तो पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए सूखने सुरक्षा देता है। फाइगोसाइटिस से सुरक्षा और चिपकने में मदद करता है। बैक्टीरिया को यही क्या बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बैक्टीरिया को क्या बनाता है, नुकसानदायक मतलब रोगकारी बनाता है, कि कैप्सूल पर ही डिपेंड करता है कि वो नुकसान करेगा या नहीं। ठीक है, जैसे आप कैप्सूल वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का कारण बनता है, बिना कैप्सूल के या हानिकारक हानि रहित होता है। अगर उसमें यही जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिखा है, निमोनी, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो निमोनिया नाम की डिजीज का वो होता है, क्या कारक होता है, मतलब उसकी वजह से होती है। अगर इसी में अगर ये ना हो क्या कैप्सूल, तो वही बैक्टीरिया नुकसान नहीं करता है हमको, लेकिन अगर उस पर ये कैप्सूल है तो वो हमको क्या कर देता है, क्या कर देता है, हमको नुकसान करता है, हमको डिजीज फैला देता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई यहाँ तक? अब आते हैं अगले पॉइंट है मेसोजोम्स। मेसोजोम्स बेसिकली हमारे, जब कल हम लास्ट क्लास में पढ़ा था तो जो हमने क्या पढ़ी, मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना, तो जो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाला पार्ट, लाइक उसी का पार्ट ही होता है ये, लेकिन उस जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके कई लेयर्स में होता है, मतलब ये वाला पार्ट, आप अंदर वाला, ये वाला, उसके जस्ट अंदर वाला पार्ट, ये सेल मेम्ब्रेन होगी ब्राउन वाली, उसके जस्ट अंदर, ठीक, ये वाला। तो क्या है काम इसका, क्या किसी को पता है? मेसोजोम्स। चलिए पढ़ते हैं। कोशिका द्रव जो होगी, द्रव में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर मोड़, उसी की तरफ पाया जाता है, उसी की तरफ जो मोल्डिंग होती है अंदर की तरफ वो होती है। इसका काम क्या है, अब ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि यहाँ ना तो न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपने शायद लास्ट क्लास में इन चीज़ों को, जब हम सेल के बारे में बेसिक इन्फो किया तो वो चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के बताया कि पावर ऑफ द सेल, पावर हाउस होता है, वो पूरी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो वो तो है ही नहीं। तो इतने सब कुछ काम सर गिनाए जा रहे हो, लेकिन भैया एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कौन देगा एनर्जी, कहाँ बनेगा? तो कहीं तो वो एनर्जी जनरेट होगी। तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ बनती है, वो इन्हीं मेसोजोम्स के ऊपर ही बनती है। यहीं पे जो वो
एनर्जी यहीं पे रेसिपरेशन होता है। नॉर्मल जो यूकैरियोट्स होते हैं जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेसिपरेशन होता है और वहाँ से पूरी बॉडी को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। लेकिन यहाँ कहाँ होता है? मेसोसोम्स। इसलिए यहाँ इसका कौन होगा? पावर हाउस कौन होगा? ये इसको आप यहाँ उसके लिए पावर हाउस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेकिन वैसे इसको बोलते नहीं है क्योंकि वो उसी को बोला जाता है। लेकिन क्या है, बेसिकली काम तो वही कर रहा है ना। कुछ इनके काम क्या हो गए? कोशिका विभाजन में हेल्प करेगा, श्वसन में हेल्प करेगा, वही रेस्पिरेशन में। और इनको झूठे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, मतलब फास्ट माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे काम भी तो कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो यहाँ सब क्या हो रहा है कि सब कुछ भी इस सेल में कुछ भी डिफाइंड नहीं है, कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं, लेकिन एक दूसरे के काम एक दूसरे की हेल्प लेके कर ले रही हैं। मतलब ये डिफिशियंसी हमारे जीवन में भी कई बार चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमारे पास पेन नहीं होता, पेंसिल हम अपने फ्रेंड से ले लेते हैं, या कोई दूसरा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा थोड़ा मेरी हेल्प कर दे। यहाँ भी वही हो रहा है ना कि एक जो नहीं है तो जो नहीं आया है तो उसकी जगह पे मैं काम कर लेता हूँ, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ये काम है, मैं कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ चल रही हैं। समझा भी चीज़ें यहाँ तक। अब आते हैं इंक्लूजन बॉडीज। अब भाई सब कुछ हो गया बॉडी में, क्या हो गया? सब कुछ क्या बन गया? एनर्जी बन रही है और प्रोटीन भी बन रही है, राइबोसोम्स तो ही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अब मान लो कि किसी भी सेल को या आपको ही, आप जब किसी एक्सट्रीम कंडीशन में कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं? आप खा पी के बिल्कुल से एक्स्ट्रा स्टोर करके चलते हैं ना, एक्स्ट्रा खा के खा लो यार, पता नहीं वहाँ कब मिले, कहीं किसी घूमने जा रहे हैं जंगल में कितना देर हो जाएगा, तो है ना, नेशनल पार्क या कहीं आप घूमने जा रहे हैं या डेजर्ट में कहीं जा रहे हैं आप ट्रिप पे, तो क्या करते हैं? आप एक्स्ट्रा चीज़ें करके चलते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं मिलने वाला है, कोई ज़रूरी कि ना मिले, तो आप तो हमारी बॉडी में वो फूड को स्टोर करने की प्लेस है ना एक जगह। तो वैसे ही सेल के अंदर जब वो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए, जीवित की कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ उनको बहुत दिन तो एनर्जी खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं, बाहर से मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे जिएंगी? तो वहाँ ये अपनी बॉडी में सेल के अंदर ही है कि स्टोर हाउस टाइप से होता है, इनका समझ लो ये स्टोर हाउस है, उसमें ये लोग उसमें अपना फूड एक्स्ट्रा स्टोर कर लेते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस में हम उसको यूज करेंगे। तो कोशिका द्रव्य के क्या है? ये भंडारण कणिकाएं हैं। खाना कैसे? ग्लाइकोजन के रूप में, लिपिड, फास्फेट और सल्फर के रूप में खाने को करते हैं, क्योंकि जो भी जिसको जरूरत है, नॉर्मली जो लिविंग बीइंग होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, या लिपिड मतलब फैट्स के रूप में। हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है ना, तो आपने कैमल को देखा होगा, कैमल जो अपनी बॉडी में हम्प में फूड स्टोर कर लेता है, वाटर स्टोर कर लेता है, तो क्या है वो ऐसे ही तो करता है ना, फैट स्टोर करता है उसमें, क्योंकि जो फैट होता है, जो ये लिपिड्स होते हैं, इनको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। हमारी बॉडी में जो हम मोटे होते हैं तो एक दिन खाना नहीं खाते तो फैट ही यूज होता है। ठीक है, तो ये ऐसे इसको स्टोर कर लेते हैं एक्स्ट्रा, और कहाँ? यही चीज़ें पोषक तत्व कम परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करते हैं, क्योंकि जो ये स्टोर किया है, अब जब कोई कठिन परिस्थिति आ गई या कहीं जाना हो गया, उनको मूवमेंट ऐसी जगह पे करके पहुंच गए, या ऐसी कंडीशंस में रह रहे हैं जहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, बहुत ठंडी है, बहुत गर्म है, ज्वालामुखी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि आर्किया वगैरह कहाँ रह रहे हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ें होंगी कि नहीं, तब तो जीवित रह पाएंगे लाखों साल तक, करोड़ों साल तक। बैक्टीरिया तो सबसे पहले आए थे और आज तक जिंदा हैं, और उनको कोई एनर्जी कौन दे रहा है? हम तो खाना देने जाते नहीं है उनको, तो वो कहाँ से पाते हैं एनर्जी? वो यहीं से पाते हैं, ये उनका क्या है? स्टोर हाउस है। तो रियल लाइफ में अगर देखें तो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? पोषक तत्व को कम होने पर जीवित रहने के लिए फास्फेट को क्या करते हैं? फास्फेट के रूप में फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। नॉर्मली ये चीज़ें इतने ही फॉर्मेट में वो करते हैं, कुछ ग्लाइकोजन, कुछ लिपिड और कुछ फास्फेट और कुछ सल्फर, 4-5 टाइप से वो स्टोर करते हैं, जिसको जिसकी जरूरत होती है वो चीज़ें वो करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक चीज़ें आपको उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। और अब यहाँ पे हमारे सारे प्रोकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं, यानी कि मतलब हमारी प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ से समाप्त होती है। उसके ऑर्गेनल्स के बारे में, उनके फंक्शंस क्या हैं, तो प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने 2 क्लासेस में सारी चीज़ें पढ़ी, और जो पढ़ी आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी और एक अच्छे लेवल तक समझ में आई होंगी। आपको ये नॉलेज आपको अदर बच्चों से, अभी आपने सीखा ना, मैंने बताया था कि जो प्लाज्मिड्स हैं, प्लाज्मिड्स का काम क्या था? प्लाज्मिड्स से आपने क्या सीखा कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है, तो ये क्लास आपको वही प्रोवाइड कराती है कि आप अदर बच्चों से, क्योंकि 9th क्लास के हिसाब से तो ये चीज़ें अलग है ना, ये तो वहाँ नहीं पढ़ाई जाती, तो क्यों आपको अलग बनना, आपको भीड़ से अलग रहना है, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो आपको वो गेन करना है। पढ़िए तो आशा है सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और लास्ट क्लासेस को जिन्होंने जो
ये क्लास अभी डायरेक्ट देख रहे हैं तो वो जाके पिछली क्लास देखें, तब चीज़ें समझ में आने वाली हैं। क्योंकि डायरेक्ट आप शुरू करेंगे तो कहेंगे ये सब क्या है, तो वहाँ से आप बेसिक्स चलिए एक तरफ से 1 by 1, तब ये देखिए तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आने वाली हैं। और अच्छे से पढ़िए और इसको चीज़ें देखिए। जहाँ कोई चीज़ लगे कि नहीं समझ में आ रही है, आप तुरंत वहाँ पे कमेंट करिए, बताइए हमको कि सर वहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आई, आप फिर से समझा दीजिए, कोई नए तरीके से मैं समझा सकता हूँ। और आशा है कि चीज़ें समझ में आएंगी। इतनी सिंपल वे में हमने अपनी चीज़ें रखी हैं, तो इससे अच्छा हमें उम्मीद है कि इससे गहरी, इतने हाई लेवल या एडवांस लेवल की क्लासेस आपको 9th क्लास और जो हमारा टारगेट था उसको लेकर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। क्योंकि वहाँ आपको अगर बोर्ड को एग्जाम को देख के करें तो क्या होता है कि वो सीधे क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज़ें कराते हैं और करा के वो चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। आपको परेशान नहीं हो ना कि सर बहुत हाई लेवल जा रहा है, आप पढ़िए। अब आपको मैं जब प्रश्न कराऊंगा, ये चैप्टर हो जाएगा, फिर यूब कैरियर से हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम आपको प्रश्न करवाएंगे, कुछ प्रश्न देंगे। आप जब ये पढ़ के आएंगे तो अगली क्लासेस में आपको मिलेंगे कि आप फिर आंसर लिखिएगा, तो देखिएगा कि वो आंसर का लेवल, और आप जाके जब अपनी क्लास में जाएंगे, जो स्कूल में जहाँ भी आप पढ़ते हैं, तो वहाँ जाके आप टीचर्स को दिखाइएगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर आप लॉन्ग आंसर आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी क्या था, प्रोकैरियोटिक के ऊपर जो 9th क्लास की बुक पढ़ के आप एक लॉन्ग आंसर नहीं लिख सकते थे, लेकिन ये क्लास करने के बाद आप कर सकते हैं वो। तो ये क्या बताता है कि आप उन सबसे ऊपर चले गए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चीज़ें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हैं, एकदम से कुछ नहीं होता। तो स्लो बट स्टडी है ना, विंस द रेस, ये है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे बढ़ते रहिए। आपने यहाँ भी देखा कि फ्लैजेला उसको मूवमेंट कराता रहता हमेशा, बैक्टीरिया जो है वो उसको फ्लैजेला के उस आराम से धीरे धीरे इतना मूवमेंट करता है। क्यों करता है इतना, हमको दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वो मोमेंटम उसको लाइफ लॉन्ग चलाने में मदद करता है, उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। आप देखो इस क्लास से क्या सीखा आपने कि इनके पास कैसी कंडीशन है, ना तो इनके पास न्यूक्लियस है, ना इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो फिर भी ये कितने साल से, लगभग कहा जाता है कि 3.5 ट्रिलियन ईयर से वो ये आए थे धरती पर, आज तक जिंदा हैं और अपने आप को चला रहे हैं। तो इससे ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में तो नहीं। हम लोगों के पास तो हाथ पैर दिमाग सब कुछ है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनका न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इनके पास दिमाग क्या होगा, लेकिन फिर भी ये जीवित हैं। इसलिए हमें परिस्थितियों से और को दोष नहीं देना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं वो नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक दूसरे की हेल्प से, यहाँ देख रहे हैं सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, राइबोसोम उसकी हेल्प कर दे, वो क्या कहते हैं जो क्रोमोप्लाज्म था, है ना, तो क्या किया उसने माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प कर दी, नहीं था न्यूक्लियस नहीं था, उसकी जगह खुला डीएनए पड़ा था, तभी वो काम कर रहा था, न्यूक्लियाइड वही का कर, चलो कोई बात नहीं, जो भी है उससे कर रहे थे। तो आपको मैं इतना चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि कंडीशंस और परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग हो सकती हैं। आजकल के दौर में जो ये दौर आ गया है, इसमें चीज़ें आप किसी दूसरे के ऊपर नहीं दोष दे सकते, क्योंकि सब कुछ आपके पास है, आज सबके हाथ में फ़ोन है। तो अभी भी अगर आप नहीं पढ़ सकते तो हमें लगता है इससे फिर आप किसी को दोष दूसरे को नहीं दे सकते। फ्री में सब कुछ मिल रहा है, हम आपके लिए आए हैं ना, फ्री ही तो लेके आए हैं सब कुछ, क्या पैसा लग रहा है आपको, नेट लेना है और आप पढ़िए, आराम से करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, और जहाँ डाउट हो हम आपके साथ खड़े हैं। तो आशा है सब कुछ बढ़िया समझ में आया होगा और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक वहाँ तक पहुँचाइए जो नहीं पढ़ पाते हैं, या कह लो जहाँ जिनके तक पहुँचने उनको नहीं पता है कि ऐसी क्लासेस यहाँ चल रही हैं। आप उनको शेयर करिए, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स जो भी हैं, और उनको यहाँ जोड़िए और देखिए कि हम एक नए मुकाम पे पहुँचने वाले हैं, सबसे अलग। आप बिल्कुल जब अपने आप को 1 महीने बाद, जैसे ये क्लासेस समाप्त होंगी ना, आप एक बार कर लेंगे, 1 महीने साथ हमारे साथ जुड़ने के बाद आप अपने आप को एक ऐसे स्थान पर पाएंगे ना कि चीज़ें वहाँ से सबसे, आप स्कूल जब में जाएंगे तो आपको बच्चे, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कहीं कहाँ से पढ़ दो, आपसे खुद पूछेंगे, ये मेरा वादा है। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अनुशासन और कॉन्टिन्यूटी वो आपको सफल बनाती है, वो बहुत ज़रूरी है, वो बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, टेक केयर।